तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है नेब्यूलस। दोस्तों नेब्यूलस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अस्पष्ट, धुंधला या फिर जो चीज़ मतलब कि पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती है उसे हम जो है वो नेब्यूलस कहते हैं। यानी कि नेब्यूलस का मतलब होता है किसी चीज़ का जो है वो क्लियर या फिर डेफिनेट ना होना, यानी कि उसकी एग्जैक्ट जो शेप है, मीनिंग है या फिर जो आइडिया उसका है, कोई प्लान है, कोई डिटेल्स है, वो अगर आपको जो है वो प्रॉपरली समझ नहीं आती है किसी चीज़ की तो वो हमारे लिए नेब्यूलस हो सकती है। जब कोई आइडिया, कोई प्लान, कोई थॉट, कोई आंसर या फिर कोई सिचुएशन इतनी ज़्यादा अनक्लियर हो कि उसके बारे में एग्जैक्टली बताना मुश्किल हो जाए तो तब हम जो है वो नेब्यूलस वर्ड ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि मैं फ्यूचर में कुछ बड़ा करना चाहता हूं लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है वो मुझे पता नहीं है, तो उसका फ्यूचर प्लान कैसा है? नेब्यूलस है। यानी कि यहाँ पर हमें जो है वो क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा है कि वो बड़ा क्या करना चाहता है, किस तरीके के मतलब कि प्रोफेशन में वो जाना चाहता है। यहाँ पर जो है वो हमें मतलब कि एकदम क्लियर करके बताया नहीं है कि वो करेगा क्या, क्योंकि जो है वो अभी प्लान क्लियर नहीं हुआ है तो ये हमारे लिए नेब्यूलस हो जाता है। वैसे अगर कोई फ्रेंड किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करे लेकिन उसकी बात इतनी अनक्लियर हो कि तुम्हें कुछ समझ ही ना आए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो वो भी हमारे लिए जो है वो मतलब कि नेब्यूलस एक्सप्लेनेशन हो सकती है। इस तरीके से आपको समझना है कि नेब्यूलस यानी होता क्या है। यानी कि किसी स्टूडेंट का क्लियर प्लान ना, मतलब कि क्लियर करियर प्लान ना होना, किसी स्टोरी का मीनिंग प्रॉपरली समझ ना आना, किसी पर्सन का फ्यूचर प्लान बस हमें जो है वो थोड़ा सा आइडिया देता है बल्कि क्लियर समझ नहीं आता, या फिर किसी सिचुएशन की डिटेल्स क्लियरली पता ना होना, किसी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अनक्लियर होना, ये सारे ही एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? नेब्यूलस होने के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि नेब्यूलस का जो मतलब है वो सिर्फ डिफिकल्ट होना नहीं होता है। डिफिकल्ट का तो मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आपको समझने या फिर मतलब कि करने में मुश्किल होती है, कोई छोटी सी भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, वो हमारे लिए डिफिकल्ट होगी। लेकिन नेब्यूलस का मतलब होता है कोई चीज़ खुद ही अनक्लियर होना, इनडेफिनाइट होना, तो उसे हम जो है वो मतलब कि नेब्यूलस कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैथ्स का कोई क्वेश्चन है जो कि आप जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी तो डिफिकल्टी है क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है या फिर सॉल्व करना मुश्किल है, तो ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन अगर आपका मतलब कि फ्रेंड का फ्यूचर प्लान बस इतना ही है कि कुछ क्रिएटिव करूंगा लेकिन बाद में देखेंगे, मुझे कुछ अभी पता नहीं है लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव करूंगा और कुछ बड़ा करूंगा, तो ये हमारे लिए नेब्यूलस है, क्योंकि इसमें जो है वो हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो क्या बड़ा करेगा या फिर कब करेगा। ये होता है किसी चीज़ का जो है वो नेब्यूलस होना, जहां पर जो है वो एक्चुअल प्लान आपका क्लियर नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि वेग है, अनक्लियर है या फिर एम्बिगुअस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है वेग। दोस्तों वेग का मतलब होता है किसी चीज़ का क्लियर या फिर स्पेसिफिक ना होना, उसे हम जो है वो वेग कहते हैं। यानी कि वेग का जो यूज़ है वो हम अनक्लियर इन्फॉर्मेशन, आंसर, स्टेटमेंट या फिर आइडिया के लिए कॉमनली करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो फ्रेंड से पूछा कि कल कितने बजे मिलना है और वो बोले कि शाम को कभी भी आ जाना, तो ये आंसर उसका वेग है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया उसने कि 6 बजे आना है, 7 बजे आना है, 5 बजे आना है, उसने बोला कि शाम में कभी भी आ जाना। ये होता है किसी चीज़ का वेग होना। ठीक है, अनक्लियर हमारा दूसरा वर्ड आता है। दोस्तों अनक्लियर का मतलब होता है कि जो प्रॉपरली आपको समझ नहीं आता है या फिर जिसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं होती है, तो उसे हम जो है वो अनक्लियर कह सकते हैं। अनक्लियर क्या है? तो एक जनरल वर्ड है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि टीचर ने जो है वो होमवर्क समझाया लेकिन इंस्ट्रक्शन इतनी कंफ्यूजिंग थी कि स्टूडेंट को समझ ही नहीं आया कि एग्जैक्टली होमवर्क में करना क्या है, तो इंस्ट्रक्शंस कैसी थी? अनक्लियर थी। ये होता है किसी चीज़ का अनक्लियर होना। एम्बिगुअस हमारा जो है वो तीसरा वर्ड आता है, तो इसका मतलब होता है कि ऐसा स्टेटमेंट, ऐसी सिचुएशन जिसका एक से ज़्यादा पॉसिबल मीनिंग हो सकता है, उसे हम जो है वो एम्बिगुअस कह सकते हैं। यानी कि जो चीज़ मतलब कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हमें दे सकती है और वो हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो उसे हम जो है वो एम्बिगुअस कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मॉम ने कहा आपकी कि भाई जल्दी घर आ जाना। अब यहाँ पर जो है वो मतलब कि जल्दी का एग्जैक्ट टाइम जो है वो क्लियर नहीं है कि कितना जल्दी आना है, 2 घंटे में जल्दी आना है, कितने बजे आना है, ये हमें जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो ये किसी चीज़ का एम्बिगुअस होना हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे
एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि क्लियर है, डेफिनाइट है या फिर स्पेसिफिक है। क्लियर का मतलब होता है जो इजीली आपको समझ आता है और फिर जिसमें कंफ्यूजन नहीं होती, ठीक है, बहुत ही बेसिक वर्ड है। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने जो है वो आपको प्रॉपर मतलब कि प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक दे दिया है कि आपको जो है वो मतलब कि इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो मतलब कि लिखना है, तो बहुत ही क्लियर था कि इन्वायरमेंट के ऊपर लिखना है, ऐसा तो नहीं कहा कि प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो ये होता है किसी चीज़ का क्लियर होना। डेफिनाइट होना का क्या मतलब होता है, जो फिक्स्ड होता है, सर्टन होता है, क्लियरली डिसाइडेड होता है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि डेफिनाइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि फैमिली ने जो है वो डिसाइड कर लिया है कि संडे को वो पिकनिक पे जाएंगे, तो संडे का प्लान कैसा है, डेफिनाइट है, ऐसा हम जो है वो डेफिनाइट का यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को क्लियरली आइडेंटिफाई या फिर डिस्क्राइब करना, ठीक है। स्पेसिफिक में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रेंड ने कहा कि मुझे कोई गिफ्ट चाहिए, तो ये तो नेबुलस हो सकता है कि भाई कोई गिफ्ट चाहिए, मैं क्या गिफ्ट चाहिए आपको, यानी कि कुछ भी नहीं बताया उसने, ये तो होता है नेबुलस। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो कहे कि मुझे एक ब्लू नोटबुक चाहिए, तो उसने जो है वो स्पेसिफिक बताया है कि मुझे तो एक नोटबुक चाहिए और वो भी ब्लू कलर की चाहिए। कितना स्पेसिफिक बताया है, ओके। ये होता है किसी चीज़ का स्पेसिफिक होना, और आपको डिफरेंशिएट करते हुए मतलब कि चलना है कि स्पेसिफिक और नेबुलस में डिफरेंस क्या है, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, हिज प्लान फॉर द फ्यूचर आर स्टिल नेबुलस, यानी कि इस सेंटेंस का मतलब है कि उसके फ्यूचर के प्लान्स अभी भी क्लियर या फिर प्रॉपरली डिसाइडेड नहीं है। उसके माइंड में शायद कुछ अच्छे आइडियाज़, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है या फिर फ्यूचर में क्या चूज करना है, ये फिक्स्ड आइडिया यानी कि ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसने जो है वो प्लान्स को क्या कहा गया है, उसके प्लान्स को नेबुलस कहा गया है। आई होप आपको अच्छे से वर्ड अंडरस्टूड है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्लोवेनली। दोस्तों स्लोवेनली एक एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त या फिर मैला कुचैला, लापरवाह या फिर बेतरतीब, उसे हम जो है वो स्लोवेनली कह सकते हैं। यानी कि स्लोवेनली का मतलब होता है कि किसी पर्सन का जो अपीयरेंस है, ड्रेसिंग है या फिर जो क्लीनलीनेस या फिर वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, उसका अनटाइडी होना, केयरलेस होना या फिर मेसी सा होना, उसे हम क्या कहेंगे, स्लोवेनली हम उसे जो है वो कह सकते हैं। यानी कि जब कोई पर्सन अपने कपड़े, बालों, कमरे, सामान या फिर अपने काम को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करता है और उसमें बहुत ही मतलब कि लापरवाही बरतता है या फिर अनटाइडीनेस क्लियरली आपको दिखाई देती है, तो उसके लिए आप जो है वो स्लोवेनली इस वर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल जाते वक्त अपनी यूनिफॉर्म को बहुत ही मैसी रखता है, शूज प्रॉपरली क्लीन नहीं करता और बुक्स भी जो है वो बैग में रैंडमली ऐसे फेंक देता है, तो उसका ओवरऑल अपीयरेंस या फिर जो उसकी हैबिट्स है वो कैसी है, स्लोवेनली है। वैसे अगर कोई पर्सन अपना रूम हमेशा मैसी रखता है, कपड़े इधर उधर जो है वो पड़े रहते हैं, चीज़ें प्रॉपरली अरेंज नहीं होती, तो उसका रूम जो है वो मतलब कि या फिर जो उसकी हैबिट्स है वो कैसी है, स्लोवेनली उसे कहा जा सकता है, ठीक है। यानी कि कपड़ों को मैसी रखना, रूम को हमेशा अनटाइडी रखना, पर्सनल अपीयरेंस को प्रॉपरली मेंटेन ना करना, अपनी चीज़ों को केयरलेस तरीके से रखना या फिर काम को जो है वो बिना प्रॉपर केयर के करना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, यानी कि ये सारे एग्जाम्पल जो है वो स्लोवेनली होने के ही है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि स्लोवेनली का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ डर्टी नहीं होता है। डर्टी का तो मतलब होता है कोई चीज़ गंदी है, लेकिन स्लोवेनली का मतलब होता है कि किसी पर्सन का ओवरऑल अपीयरेंस, उसके हैबिट्स या फिर उसका जो मतलब कि काम करने का या फिर चीज़ों को करने का जो तरीका है वही अनटाइडी या फिर केयरलेस है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के शूज़ पर जो है वो मिट्टी लगी हुई है क्योंकि वो बारिश में से जो है वो मतलब कि घर आया है, तो सिर्फ इसी वजह से जो है वो स्लोवेनली नहीं है, यानी कि ये तो सिर्फ डर्टी हुआ कि उसके जो है वो शूज़ गंदे हैं। लेकिन कोई पर्सन रेगुलरली अपने कपड़े मैसी रखता है, अपने अपीयरेंस पर जो है वो ध्यान नहीं देता, अपनी चीज़ें भी केयरलेस तरीके से रखता है, इधर उधर जो है वो फैली हुई पड़ी होती है उसकी चीज़ें, तो वो क्या है, उसका अपीयरेंस या फिर उसकी जो हैबिट्स है, उसका जो अपीयरेंस है वो कैसा है, उसका जो बिहेवियर है वो स्लोवेनली है। ये होता है किसी चीज़ का जो है वो स्लोवेनली होना। डिफरेंस होता है डर्टी में और स्लोवेनली में, जो कि आपको क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है जो कि हमने पढ़ लिया। अब सिनोनिम्स की हमारी बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि अनटाइडी है, मेसी है या फिर नेग्लिजेंट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अनटाइडी। दोस्तों अनटाइडी का मतलब होता है जो चीज़ प्रॉपरली अरेंज या फिर नीट नहीं होती है ना, तो उसे हम जो है वो अनटाइडी कहते हैं। यानी कि अनटाइडी मेनली मेसी या फिर जो इम्प्रॉपरली अरेंज चीज़ें होती है उनको होने पर दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर स्टडी टेबल पर बुक्स, पेन्स या फिर जो पेपर्स है वो रैंडमली ऐसे ही पड़े हैं, तो टेबल कैसा होगा, अनटाइडी होगा, बिखरा हुआ है, इस तरीके से हम कहेंगे, ठीक है, प्रॉपरली नीटली अरेंज नहीं है। ये होता है किसी चीज़ का अनटाइडी होना। मेसी का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ही बिखरी हुई है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर
प्रॉपर वे में रखी नहीं गई है तो उसे हम जो है वो मतलब कि मेसी कह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो खिलौने जो है वो खेलने के बाद रूम में इधर उधर फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है कि रूम पूरा मेसी हो जाता है। या फिर अगर आपके कपड़े कहीं पर पड़े हैं ऐसे ही मतलब कि किसी टेबल पर किसी बेड पर जो है वो ऐसे मतलब कि फैले हुए पड़े हैं बिना प्रॉपरली अरेंज किए, तो ये भी मेसी होना होता है। नेग्लिजेंट हमारा तीसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अपनी जिम्मेदारी या फिर ड्यूटी को प्रॉपरली मतलब कि ना करना या फिर प्रॉपर केयर के साथ ना करना, उसे हम जो है वो नेग्लिजेंट कहते हैं। यानी कि जब आप चीज़ों को इग्नोर करने लगते हो, अपनी जो है वो जिम्मेदारियों को समझते नहीं हो या फिर अपना काम नहीं करते हो प्रॉपरली, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेग्लिजेंट होना हम उसे कह सकते हैं। नेग्लिजेंट का जो फोकस है वो जिम्मेदारी को इग्नोर करने पर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने बार बार अपनी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उसको संभाल कर नहीं रखा है और वो बार बार जो है वो खो देता है अपनी बुक्स, तो वो कैसा है, नेग्लिजेंट है, केयरलेस है, लापरवाह है, बेपरवाह है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है वो ये सारे सिनोनिम्स ध्यान रखने हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है जैसे कि नीट है, टाइडी है या फिर वेल ग्रूम्ड है। ठीक है, हमारा सबसे पहला वर्ड आता है नीट। नीट का क्या मतलब होता है, जो क्लीन है, जो टाइडी है, प्रॉपरली अरेंज्ड है, उसे हम क्या कहेंगे, नीट हम उसे कहेंगे। यानी कि नीट अपीयरेंस या फिर जो हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स है उनको प्रॉपरली मेंटेन होने पर दिखाता है। ठीक है, उसे हम जो है वो नीट कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पिकनिक पर जाने से पहले जो है वो रिया ने अपने बैग में सारी चीज़ें प्रॉपरली अरेंज कर दी। ये क्या था, तो उसके बैग जो है वो, उसका जो बैग था वो कैसा था, नीट था, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है टाइडी। दोस्तों टाइडी का मतलब होता है चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज या फिर ऑर्गेनाइज्ड रखना, उसे हम जो है वो टाइडी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि होमवर्क कंप्लीट करने के बाद किसी लड़के ने जो है वो अपनी बुक्स जो है वो शेल्फ पर प्रॉपरली रख दी, तो उसकी बुक्स कैसी थी, उसकी जो स्टडी स्पेस या फिर जो बुक्स थी वो कैसी थी, टाइडी थी, ऐसा हम कह सकते हैं। वेल ग्रूम्ड का क्या मतलब होता है, वेल ग्रूम का मतलब होता है कि अपनी पर्सनल जो अपीयरेंस होती है, यानी कि जो हम जैसे बाहर से दिखते हैं उसको क्लीन रखना, नीट रखना, प्रॉपरली मेंटेन रखना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो वेल ग्रूम करना कह सकते हैं। यानी कि वेल ग्रूम पर्सन किसी अपनी जो है वो अपीयरेंस का जो है वो बहुत ही मतलब कि प्रॉपर केयर रखता है, यानी कि ध्यान रखता है। जैसे कि मान लीजिए कि बर्थडे पार्टी में जाने से पहले नेहा ने जो है वो अपने बाल नीटली सेट किए, क्लीन और प्रॉपरली जो है वो अरेंज क्लोज यानी कि कपड़े पहने, तो उसका अपीयरेंस कैसा हो गया है, वेल ग्रूम हो चुका है। ठीक है, तो वो वेल ग्रूम लग रही है, इस तरीके से हम जो है वो कह सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने क्लियर कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही लुक्ड स्लोवनली आफ्टर स्पेंडिंग द होल डे प्लेइंग आउटसाइड। इस सेंटेंस का मतलब है कि पूरा दिन बाहर खेलने के बाद उसका जो अपीयरेंस था वो मेसी और अनटाइडी लग रहा था, यानी कि उसके कपड़े और जो ओवरऑल लुक है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं लग रहे थे, इसलिए उसके अपीयरेंस को हमने क्या कहा है, स्लोवनली बोल के हमने डिस्क्राइब किया है। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि एक लड़का है जो कि घर आया है और उसके कपड़े जो है वो पूरे मिट्टी धूल में जो है वो सने हुए हैं, तो ये होता है किसी चीज़ का स्लोवनली होना। आई होप आपको जो है वो अच्छे से समझ आ चुका है कि स्लोवनली यानी क्या है। ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टॉपर। दोस्तों टॉपर का क्या मतलब होता है, ये सबसे पहले तो हमारे पास नाउन है और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक तरीके से आलस आना, सुस्ती आना, या फिर आपको कोई काम करने का मन ना करना, तो उसे हम जो है वो टॉपर कह सकते हैं। यानी कि टॉपर का मतलब होता है कि ऐसी स्टेट ऑफ फिजिकल या फिर मेंटल इनएक्टिविटी जिसमें पर्सन बहुत ही स्लगिश हो जाता है, स्लीपी फील करता है, इनएक्टिव या फिर लो एनर्जी फील करता है, तो उसे हम जो है वो टॉपर होना कह सकते हैं। जब कोई पर्सन इतना टायर्ड, स्लीपी या फिर मेंटली इनएक्टिव हो कि उसका जो है वो किसी काम में इंटरेस्ट ही नहीं लगे, ठीक है, यानी कि किसी काम में मन ही ना लगे और वो नॉर्मली जो है वो एक्टिव ना रहे, तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, टॉपर कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट पूरी रात जागने के बाद दूसरी सुबह जो है वो इतना स्लीपी और इनएक्टिव होता है कि उसको जो है वो पढ़ने या फिर बात करने का भी मन नहीं करता, तो वो टॉपर की स्टेट में हो सकता है, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए कि ठंड के मौसम में जो है वो कोई पर्सन ब्लैंकेट में पड़ा रहता है, कुछ करने का उसका मन ही नहीं करता, बस स्लीपी और इनएक्टिव फील करता है, तो उस स्टेट को भी जो है वो टॉपर कहा जा सकता है। यानी कि बहुत ही जो है वो थकने के बाद इनएक्टिव फील करना, लॉन्ग स्टडी सेशन के बाद मेंटली स्लगिश हो जाना, या फिर पूरा दिन जो है वो लेजी और स्लीपी फील करना, किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट ना रहना, या फिर ऐसी स्टेट जहाँ पर बॉडी और माइंड जो है वो दोनों स्लो फील करते हैं, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, टॉपर होने के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि टॉपर का जो मतलब है वो सिर्फ स्लीप नहीं होता।
स्लीप का तो मतलब होता है नॉर्मल नींद की स्टेट, ठीक है, जो कि हमें यूजुअली मतलब कि डेली आती है रात के समय पर। हमारा एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम पर हम तो सो ही जाते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो थकने की वजह से हो, अगर आप थके भी नहीं भी हो तो भी आप जो है वो मतलब कि नींद ले सकते हो आपके प्रॉपर टाइम पर। लेकिन टॉपर का क्या मतलब होता है कि ऐसी स्लगिश या फिर इनएक्टिव स्टेट जहाँ पर पर्सन फिजिकली या फिर मेंटली यूजुअली जो है वो स्लो हो जाता है या फिर इनएक्टिव फील करने लगता है, ठीक है, तो उसे हम जो है वो टॉपर कहेंगे। स्लीप में और टॉपर में बहुत डिफरेंस है, चीज़ों को आपको समझना है। जैसे कि मान लीजिए कि रात को जो है वो आप 8 घंटे की नॉर्मल नींद लेते हो, तो ये तो भाई आपकी नींद है, स्लीप है, ठीक है। लेकिन पूरी रात जागने के बाद नेक्स्ट डे इतना आप स्लगिश फील करने लगते हो कि किसी काम में आपकी एनर्जी नहीं रहती है या फिर आपका इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, ये होता है टॉपर, ठीक है। स्लीप में और टॉपर में डिफरेंस है जो कि आपको समझकर चलना है, और ये हमारे पास नाउन है, ये भी हमें जो है वो ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि लेथार्जी है, स्लगिशनेस है या फिर इनएक्टिविटी है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है लेथार्जी। दोस्तों लेथार्जी का मतलब होता है कि एनर्जी और एंथुजियाज्म की कमी होना, जिसकी वजह से पर्सन मतलब कि बहुत ज़्यादा स्लगिश फील करने लगता है, तो उसे हम लेथार्जी कह सकते हैं। जैसे कि लेथार्जी जो है वो जनरली लो एनर्जी को डिस्क्राइब करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम के लिए जो है वो कंटिन्यूसली पढ़ने के बाद एक लड़के को जो है वो इतनी लेथार्जी फील हुई कि वो थोड़ी देर के लिए जो है वो कुछ भी नहीं करना चाहता था, यानी कि उसमें एक तरीके से सुस्ती आ गई, ऐसा हम कह सकते हैं, यानी कि एनर्जी की कमी हो गई, ये होता है किसी का लेथार्जी होना। अगला हमारा आता है स्लगिशनेस। स्लगिशनेस का मतलब होता है कि फिजिकली या फिर मेंटली मतलब कि बहुत ही स्लो हो जाना, इनएक्टिव हो जाना। जैसे कि हम मतलब कि मान लीजिए कि अगर आप बहुत ही मतलब कि फिजिकली थक जाते हो तो जैसे रगड़ रगड़ कर हम चलने लगते हैं, फिर मतलब कि बहुत ही स्लो काम करने लगते हैं ना, उसे हम कहते हैं स्लगिशनेस करना, यानी कि किसी काम को घसीटना। बेसिकली जब आप में एनर्जी नहीं होती है तो आप क्या करते हो, किसी काम को या फिर किसी भी चीज़ को आप घसीटने लगते हो, उसे जो है वो मतलब कि एक तरीके से आप जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो उस चीज़ को करने के बाद, तो ये होता है स्लगिशनेस होना। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ही हैवी लंच करने के बाद जो है वो आपको स्लगिशनेस फील हो सकती है, यानी कि आप स्लो हो सकते हो, एनर्जी आपकी कम हो सकती है, ऐसा लग सकता है कि अब बस मतलब कि मैं सो जाऊं, ये होता है स्लगिशनेस होना। इनएक्टिविटी हमारा तीसरा वर्ड आता है। इनएक्टिविटी का मतलब होता है कि एक्टिव ना रहना या फिर कोई फिजिकल या फिर मेंटल एक्टिविटी ना करना, तो उसे हम जो है वो इनएक्टिविटी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बारिश की वजह से जो पूरा संडे है वो घर पर रहने के बाद राहुल को जो है वो रियलाइज़ हुआ कि उसका जो दिन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट इनएक्टिविटी में ही निकल गया है, यानी कि कोई भी उसने जो है वो एक्टिविटी ही नहीं की है और उसका जो संडे है वो ऐसा ही बर्बाद हो गया, तो ये होता है किसी चीज़ का इनएक्टिविटी होना, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो सिनोनिम्स है आई होप आपको क्लियर हो चुके हैं। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि एनर्जी है, एक्टिविटी है या फिर विगर है। एनर्जी का मतलब होता है किसी काम को करने की फिजिकल या फिर मेंटल स्ट्रेंथ होना, उसे हम जो है वो एनर्जी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मॉर्निंग वॉक के बाद जो है वो आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हो, बहुत ही अच्छे से काम कर पाते हो, तो वो आपकी एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी में बेसिकली पर्सन एक्टिव और एनर्जेटिक फील करता है, पॉजिटिव रहता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक्टिविटी क्या मतलब होता है, एक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी मूवमेंट या फिर किसी काम में पार्टिसिपेशन होना हमारा, यानी कि हलचल होना, एक तरीके से हमारी बॉडी के अच्छे से हम काम कर पा रहे हैं, तो उसे हम एक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। विगर का क्या मतलब होता है, विगर का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग फिजिकल या फिर मेंटल एनर्जी और एंथुजियाज्म, उसे विगर कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि सुबह एक्सरसाइज करने के बाद जो है वो मतलब कि किसी ने अपने होमवर्क को बहुत ही विगर के साथ कंप्लीट किया, यानी कि अब जो है वो सुबह अच्छे से एक्सरसाइज करी तो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा था, एनर्जी उसे फील हो रही थी, एनर्जेटिक उसे अच्छा लग रहा था, तो उसके बाद जो है वो उसमें एनर्जी आ गई, तो उसने जो है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ बहुत ही अच्छे से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, ये होता है विगर होना। यानी कि विगर में पर्सन कैसा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है या फिर एक्टिव होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि विगर यानी है क्या, ठीक है। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, आफ्टर द लॉन्ग जर्नी शी सैट ऑन द सोफा इन अ स्टेट ऑफ टॉपर। यानी कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि लॉन्ग जर्नी के बाद वो इतनी ज़्यादा टायर्ड, यानी कि इतनी ज़्यादा थक गई थी या फिर स्लगिश हो गई थी कि सोफ़ा पर बस इनएक्टिव होकर वो बैठ गई। उस मोमेंट पर उसके अंदर कोई भी काम करने की एनर्जी नहीं थी या फिर एक्टिविटी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो उसके आलस के स्टेट को या फिर मतलब कि जो भी उसकी जो थकान की स्टेट है उसे हमने जो है वो टॉपर कहा है। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि एक जो लड़की है वो थक हार कर जो है वो सोफे पर बैठ चुकी है, तो ये होता है किसी चीज़ का टॉपर होना। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बसीच।
दोस्तों बसीच ये हमारे पास ये जो मतलब कि वर्ड है, ये वर्ब है, यानी कि मतलब कि क्रिया है, और इसका मतलब होता है किसी से विनती करना, गिड़गिड़ाकर विनती करना, रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना, या फिर बहुत ही आग्रह करना, प्रार्थना करना किसी से एक तरीके से, तो उसे हम क्या कहेंगे, बसीच करना हम उससे कह सकते हैं। यानी कि बसीच का मतलब होता है कि किसी से बहुत ही स्ट्रांगली और सिंसियरली रिक्वेस्ट करना, स्पेशली जब पर्सन किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए इमोशनल या फिर डेस्परेट वे में रिक्वेस्ट कर रहा होता है तब, ठीक है। जब नॉर्मल हम प्लीज़ बोलते हैं ना, उसे हम जो है वो बसीच करना नहीं करेंगे, कहेंगे, ठीक है। लेकिन प्लीज से ज़्यादा स्ट्रांगली किसी से मतलब कि कुछ करने के लिए आप मतलब कि जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो बसीच हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इस वर्ड में यूजुअली स्ट्रांग इमोशन, अर्जेंसी और डेस्परेशन का सेंस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक कोई बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि उसे जो है वो स्कूल ट्रिप पर जाने की परमिशन दे दी जाए, और वो बहुत ही मतलब कि सिंसियरली कहता है कि मुझे प्लीज़ एक चांस दे दो, मैं सारी अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली हैंडल करूँगा, आगे से होमवर्क भी करूँगा, सब चीज़ें करूँगा, बस मुझे जो है वो इस बार जो है वो ट्रिप पर जाने दो या फिर पिकनिक पर जाने दो। ये होता है बसीज करना, बहुत ही गिड़गिड़ा कर जो है वो किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना। वैसे अगर मान लीजिए कि एक फ्रेंड अपने दोस्त से कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं सच में जो है वो तुम्हारी मुझे ज़रूरत है, मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, तो वो बहुत ही सीरियसली क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो उस फ्रेंड को क्या कर रहा है, बसीज कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि पेरेंट्स से किसी इंपॉर्टेंट परमिशन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, ये भी बसीज होता है। फ्रेंड से डिफिकल्ट सिचुएशन में हेल्प मांगना, ये भी बसीज होता है। किसी से अपनी मिस्टेक के बाद एक और चांस मांगना कि भाई मुझे जो है वो एक्सेप्ट कर लो, फिर से हमारा जो है वो मतलब कि जो रिलेशन है वो हम सही कर लेते हैं, कोई हमारे मन में जो है वो खटास नहीं रहनी चाहिए, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, ये भी होता है एक तरीके से बसीज करना, ठीक है। किसी को मनाना इस तरीके से, ये सारे जो एग्जाम्पल है ये बसीज करने के ही एग्जाम्पल है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि बसीज का जो मतलब है वो सिर्फ आस्क नहीं होता है। आस्क का मतलब होता है नॉर्मल तरीके से किसी से कुछ पूछना या फिर रिक्वेस्ट करना, ठीक है, उसे हम आस्क करना कहते हैं। लेकिन बसीज का मतलब होता है कि बहुत ही सीरियसली, बहुत इमोशनली और अर्जेंटली किसी से रिक्वेस्ट करना। डिफरेंस है दोनों में भी, आस्क में और बसीज में। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो अपने फ्रेंड से कहा कि प्लीज़ मुझे अपनी नोटबुक वापस दे देना, तो ये तो नॉर्मल आस्क करना होता है कि आपने जो है वो उससे रिक्वेस्ट किया, फिर पूछा उससे अपनी बुक के लिए, ठीक है। लेकिन आपने जो है वो फ्रेंड से कहा कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे सच में तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये जो रिक्वेस्ट है ये बहुत ही सीरियस है और इमोशनल है, तो ये जो है वो बसीच हो सकता है। इस तरीके से आपको जो है वो डिफरेंस समझना है कि आस्क में क्या डिफरेंस है और बसीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एंट्रीट है, इम्प्लोर है या फिर अर्ज है। एंट्रीट का क्या मतलब होता है कि किसी से बहुत ही सीरियसली और सिंसियरली जो है वो रिक्वेस्ट करना, उसे हम जो है वो एंट्रीट करना कहते हैं। यानी कि एंट्रीट और जो बसीच है वो दोनों स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होते हैं और लगभग इनका जो मीनिंग है वो भी सेम है। जैसे कि मान लीजिए कि रिया ने जो है वो अपनी फ्रेंड को एंट्रीट किया कि वो उसकी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के नोट्स जो है वो एक बार चेक कर दे। ये होता है जो है वो मतलब कि एंट्रीट करना, सीरियसली और सिंसियरली रिक्वेस्ट करना किसी से, ठीक है। इस तरीके से हम समझेंगे। एम्प्लोर हमारा दूसरा वर्ड आता है। दोस्तों इम्प्लोर का मतलब होता है कि किसी से स्ट्रांगली और इमोशनली रिक्वेस्ट करना, तो उसे हम इम्प्लोर करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने जो है वो अपने भाई को इम्प्लोर किया कि वो उसका फेवरेट टॉय जो है वो बिना पूछे किसी को भी ना दे, तो ये होता है जो आप एक मतलब कि एक तरीके से आप जो है वो किसी चीज़ को लेकर इमोशनल हो और उस चीज़ को लेकर आप जो है वो इमोशनली रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, ये होता है इम्प्लोर करना। अर्ज हमारा तीसरा वर्ड आता है। अर्ज का मतलब होता है कि किसी को स्ट्रांगली एनकरेज या फिर रिक्वेस्ट करना कि वो कुछ करे, तो उसे हम अर्ज करना कहते हैं। दोस्तों अर्ज में ज़रूरी नहीं है कि पर्सन इमोशनल हो या फिर बहुत ही डेस्परेट हो, लेकिन इसमें जो है वो एक रिक्वेस्ट करने का सेंस आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मम्मी ने जो है वो मुझे अर्ज किया कि मैं एग्जाम से पहले जो है वो अपने डिफिकल्ट चैप्टर्स रिवाइज कर लूँ। अब मम्मी का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मैं करूँगी तो मेरा ही फ़ायदा होगा, तो अर्ज किया यानी कि मुझसे सिर्फ रिक्वेस्ट की, मुझे एनकरेज किया इस तरीके से, ठीक है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि मम्मी जो है वो मेरी इमोशनल हो गई थी या फिर डेस्परेट हो गई थी कि तुम्हें करना ही करना है, इस तरीके से ये होता है अर्ज करना, ठीक है। एंटोनिम्स की ओर आएंगे अब हम। दोस्तों एंटोनिम्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि रिफ्यूज़ है, रिजेक्ट है या फिर डिस्करेज है। रिफ्यूज़ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर देना, उसे हम जो है वो रिफ्यूज़ करना कहते हैं, ठीक है। रिफ्यूज़ में पर्सन को उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना होता है, तो उसे हम जो है वो रिफ्यूज़ करना कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने जो है वो अपने फ्रेंड से एक नोटबुक मांगी, लेकिन उसने जो है वो मुझे देने से मना कर दिया, तो उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। रिजेक्ट का तो मतलब आपको पता होगा कि किसी रिक्वेस्ट, आइडिया या फिर ऑफर को जो है वो एक्सेप्ट ना करना, उसे हम जो है वो मतलब कि रिजेक्ट कह सकते हैं। डिस्करेज क्या होता है? डिस्करेज का मतलब होता है किसी को कुछ करने से रोकने की कोशिश करना या फिर किसी का कॉन्फिडेंस कम कर देना, उसे हम जो है वो डिस्करेज करना कहते हैं। यानी कि डिस्करेज में किसी को कुछ ना करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है कि भाई तू ये काम मत कर, यानी कि उसका मनोबल तोड़ा जाता है, इस तरीके से हम जो है वो मतलब कि कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए
कि मेरे पापा ने जो है वो मुझे लेट नाइट बाहर जाने से डिस्करेज किया क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे स्कूल जाना था। डिस्करेज किया यानी कि मना कर दिया, एक तरीके से जो है वो मुझे रोकने की कोशिश की। इस तरीके से हम जो है वो डिस्करेज का यूज़ करेंगे। आई होप आपको जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स हमने अभी डिस्कस किए हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी beseech her parents to give her one more chance। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने अपने जो है वो पेरेंट्स से बहुत ही सीरियसली और बहुत ही सिंसियरली एक और चांस देने की रिक्वेस्ट की। यहाँ पर नॉर्मल रिक्वेस्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन और अर्जेंसी दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो beseech यूज़ किया है। जैसे कि आप इमेज में देख भी सकते हैं कि एक लड़की जो है वो नीचे बैठकर जो है वो अपने पेरेंट्स से क्या कर रही है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रही है, एक और चांस मांग रही है। तो ये होता है किसी का beseech करना, ठीक है, जिसमें आपका इमोशनल या फिर आप जो है वो किसी चीज़ से लेकर बहुत ही इमोशनल होते हो या फिर बहुत ही डेस्परेट होते हो किसी चीज़ को पाने के लिए, और उस चीज़ को लेकर जो है वो आप गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट करते हो, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली सिंसियरली जब आप रिक्वेस्ट करते हो, तो उसके लिए हम जो है वो beseech का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्पोराडिक। दोस्तों स्पोराडिक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है छिटपुट या फिर जो कभी कभी होने वाली जो चीज़ें होती है जो रुक रुक कर होती है या फिर मतलब कि हमेशा कंटिन्यू नहीं होती, तो उसे हम जो है वो स्पोराडिक कह सकते हैं। ठीक है, स्पोराडिक का मतलब होता है किसी चीज़ का रेगुलर या फिर कंटिन्यूस ना होना बल्कि कभी कभी या फिर इरेगुलर तरीके से होना, उसे हम स्पोराडिक कह सकते हैं। जब कोई इवेंट, कोई एक्टिविटी, कोई प्रॉब्लम, कोई साउंड या फिर कोई एक्शन फिक्स पैटर्न या फिर रेगुलर इंटरवल के बिना कभी होता है और कभी नहीं होता है, तो उसके लिए स्पोराडिक वर्ड यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर तुम्हारा जो फ्रेंड है वो नॉर्मली तुम्हें रोज मैसेज करता है, लेकिन कभी वो जो है वो 2-3 दिन तक जो है वो मैसेज नहीं करता और फिर अचानक जो है वो उसका मतलब कि आपके पास मैसेज आ जाता है, तो उसका मैसेजेस कैसे हैं? उसके मैसेजेस स्पोराडिक है क्योंकि वो जो है वो रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता, वो कभी करता है तो कभी नहीं करता, इस तरीके से। वैसे अगर किसी एरिया में जो है वो बारिश पूरे दिन कंटिन्यूसली नहीं होती है, कभी कभी 10 मिनट बारिश होती है, फिर कुछ घंटों तक जो है वो होती नहीं है, फिर बाद में जो है वो वापस 5-5 मिनट के गैप से हो जाती है, तो वहाँ पर रेनफॉल कैसी है? स्पोराडिक हो सकती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यानी कि कभी कभी होने वाली बारिश, फ्रेंड के इरेगुलर मैसेजेस, कभी कभी आने वाली जो है वो पावर कट्स या फिर कभी कभी होने वाली हेडेक्स, यानी कि कभी कभी हमारा सिर दुखता है, ठीक है, प्रैक्टिस का रेगुलर ना होना, ये सारे जो एग्जांपल्स है वो हमारे किस चीज़ के हैं? स्पोराडिक होने के ही हमारे एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि स्पोराडिक का मतलब ये नहीं हो जाता कि कोई चीज़ रेयर है, ठीक है। रेयर का तो मतलब है जो बहुत ही कम होता है, ठीक है, वंस इन अ वाइल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन स्पोराडिक का मतलब होता है जो कभी कभी होता तो है एटलीस्ट, यानी कि इरेगुलरली होता है, अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न में होता है लेकिन होता है। रेयर का तो मतलब होता है जो आप जो है वो मतलब कि बहुत ही मतलब कि मुश्किल से कोई चीज़ देख पाते हो, उसे हम जो है वो रेयर कहेंगे। जबकि स्पोराडिक में जो है वो कोई चीज़ होती है लेकिन इरेगुलर पैटर्न में होती है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि एक साल में जो है वो सिर्फ एक बार स्नोफॉल होना, ये रेयर हो सकता है कि आपको जो है वो ये चीज़ कभी कभी ही देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन एक वीक में जो है वो मंडे को स्नोफॉल होना, फिर ट्यूसडे को होना, फिर नेक्स्ट वीक जो है वो संडे को स्नोफॉल होना, ये क्या है? ये स्पोराडिक पैटर्न है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है वो स्नोफॉल कैसे हो रही है? इरेगुलर इंटरवल्स पर हो रही है। इस तरीके से हम जो है वो कह सकते हैं कि स्पोराडिक और जो रेयर होता है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि ओकेजनल है, इंटरमिटेंट है या फिर इरेगुलर है। ओकेजनल का क्या मतलब होता है? ओकेजनल का मतलब होता है जो कभी कभी होता है लेकिन रेगुलरली नहीं होता, उसे हम जो है वो ओकेजनल कहते हैं, ठीक है। ओकेजनल जनरली सिंपल और कभी कभी को शो करता है। जैसे कि मान लीजिए कि रोहन नाम का कोई लड़का है जो कि ओकेजनल वीकेंड पर अपने कजिन्स के साथ जो है वो साइकिलिंग करने का चांस मतलब कि उसे मिलता है, ठीक है। तो रोहन को जो है वो ओकेजनल वीकेंड पर जो है वो अपने कजिन्स के साथ क्या मिल रहा है? साइकिलिंग करने का चांस मिल रहा है, यानी कि रेगुलर वीकेंड पर नहीं, ओकेजनल। इस तरीके से इंटरमिटेंट क्या होता है? जो रुक रुक कर होता रहे या फिर यानी कि जिसके बीच में स्टॉप हो और फिर कंटिन्यू हो जाए, उसे हम जो है वो इंटरमिटेंट कहते हैं। इंटरमिटेंट में स्टॉपिंग और स्टार्टिंग का पैटर्न होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि लोग इंटरमिटेंट डाइटिंग भी करते हैं। डाइटिंग करते हैं यानी कि वो जो है वो मतलब कि सुबह एक टाइम पर खाएंगे, कभी भी मतलब कि उनका फिक्स टाइम होता है और उसके बाद जो है वो 15-16 घंटे जो है वो कुछ भी नहीं खाएंगे, यानी कि एक प्रॉपर पॉज होता है, गैप होता है, यानी कि रुकना होता है, स्टॉपिंग होता है। फिर जो है वो मतलब कि शाम में जब भी उन्हें मतलब कि खाना होगा तो वो स्टार्ट कर देंगे उस चीज़ को। ये होता है किसी चीज़ में इंटरमिटेंट, ठीक है, यानी कि रुक रुक कर, ओके, यानी कि एक बड़ा गैप देना, ये होता है इंटरमिटेंट। दूसरा हमारा आता है इरेगुलर, यानी कि जो चीज़ मतलब कि फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करती है या फिर रेगुलर नहीं होती है तो उसे हम इरेगुलर कहेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरा स्टडी रूटीन जो है वो इरेगुलर है, यानी कि कभी मैं जो है वो 2 घंटे पढ़ती हूँ, कभी 3 घंटे पढ़ती हूँ, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये होता है किसी चीज़ का इरेगुलर होना, ठीक है, इस तरीके से। अब एंटोनिम्स को हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि रेगुलर है, कंटिन्यूअस है या फिर कांस्टेंट है।
सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रेगुलर। दोस्तों रेगुलर का मतलब होता है जो फिक्स पैटर्न या फिर कंसिस्टेंट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग होता है ना, उसे हम जो है वो रेगुलर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नेहा जो है वो मतलब कि रेगुलर मॉर्निंग वॉक करती है, यानी कि वो हर मॉर्निंग पार्क में मतलब कि वॉक करती ही है, यानी कि उसमें जो है वो ऐसा नहीं है कि एक दिन नहीं गई, 2 दिन नहीं गई, इस तरीके से, बल्कि वो रोज जाती है। ये होता है रेगुलर होना। कंटिन्यूस का मतलब होता है जो बिना ब्रेक के बने रहता है, ओके, कंटिन्यू रहता है, उसे हम जो है वो मतलब कि कंटिन्यूस कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मूवी के दौरान जो है वो बैकग्राउंड में कंटिन्यूस म्यूजिक चल रहा था, यानी कि 1 सेकंड के लिए भी जो है वो म्यूजिक जो है वो पॉज नहीं हुआ या फिर कहीं पे भी रुका नहीं, म्यूजिक के जो है वो मूवी के जो है वो पूरे बैकग्राउंड में जो है वो म्यूजिक चलता रहा कंटिन्यू। ये होता है किसी चीज का कंटिन्यूस होना। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है जो कंटिन्यूसली स्टेम या फिर स्टेबल रहता है, या फिर बार बार जो चीज़ें चेंज नहीं होती है, जो स्थिर रहती है ना, उसे हम जो है वो कांस्टेंट कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि गर्मी के दिनों में जो है वो रूम में फैन की जो साउंड होती है वो कांस्टेंट आ रही होती है, यानी कि लगातार आ रही होती है। ये होता है किसी चीज़ का कांस्टेंट होना। आई होप आपको सारे जो मतलब कि वर्ड्स है वो हमारे एग्जाम्पल के साथ अच्छे से हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुके हैं। अब हमारे एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, वी एक्सपीरियंस स्पोरेडिक रेन थ्रू आउट द आफ्टरनून। इस सेंटेंस का मतलब है कि पूरी आफ्टरनून जो है वो बारिश जो है वो कंटिन्यूसली नहीं हुई थी, कभी बारिश हुई फिर रुक गई और फिर जो है वो कुछ टाइम बाद दोबारा शुरू हो गई, यानी कि ऐसे पैटर्न में जो है वो बारिश हो रही थी। तो बारिश का होना यानी कि जो रेनफॉल का पैटर्न था वो कैसा था? स्पोरेडिक था, यानी कि इररेगुलर इंटरवल्स पर जो है वो बारिश हो रही थी। इस तरीके से हमने समझा है कि स्पोरेडिक यानी क्या होता है और कैसे हम जो है वो इसका यूज कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कोजेंट। दोस्तों कोजेंट का मतलब होता है जो चीज़ प्रभावशाली होती है या फिर मतलब कि फैक्ट पर बेस्ड होती है, स्पष्ट होती है, कन्विंसिंग होती है, तो उसे हम जो है वो कोजेंट कह सकते हैं। ये हमारे पास एग्जेक्टिव है, यानी कि कोजेंट का मतलब होता है ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन या फिर ऐसा कोई रीज़न जो लॉजिकल है, क्लियर है और कन्विंसिंग है, ठीक है, यानी कि जो आपको सही लगे। यानी कि जब कोई पर्सन अपनी बात को इतने स्ट्रॉन्ग लॉजिक और क्लियर रीजंस के साथ एक्सप्लेन करता है कि सामने वाले को उसकी जो बात है वो रीजनेबल और बिलीवेबल लगने लगती है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन या फिर उसकी जो आर्ग्यूमेंट है उसको कोजेंट कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से कहे कि वो स्कूल के बाद जो है वो लाइब्रेरी में 2 घंटे पढ़ना चाहता है, तो वो क्लियरली एक्सप्लेन करे कि मतलब कि घर पर जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होता है, इसलिए जो है वो मतलब कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ूंगा, लाइब्रेरी में जो है वो रिक्वायर्ड बुक्स भी अवेलेबल है, तो वो टाइम पर जो है वो मतलब कि अगर घर वापस आ जाता है इन सारी चीज़ों को लेकर, तो ये उसके रीजन जो है वो मतलब कि कोजेंट होते हैं कि वो जो है वो लाइब्रेरी में पढ़ना क्यों चाहता है, इसके पीछे जो है वो उसने वैलिड जो है वो रीजंस प्रोवाइड किए हैं, इस तरीके से। वैसे अगर मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं जो कि किसी मूवी को लेकर जो है वो डिबेट कर रहे हैं, और एक फ्रेंड जो है वो अपनी ओपिनियन को जो है वो प्रॉपर एग्जांपल्स और लॉजिकल रीजंस के साथ एक्सप्लेन करती है कि मूवी अच्छी क्यों है, तो ये भी होता है किसी आर्गुमेंट का कोजेंट होना, रीजन देकर समझाना किसी चीज़ को, ठीक है। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट देना, किसी डिसीजन के लिए लॉजिकल रीजंस देना, क्लियर एक्सप्लेनेशन देना, डिबेट में कन्विंसिंग पॉइंट्स रखना, ये सारे जो एग्जांपल्स है ये किस चीज़ के हैं? तो ये सारे एग्जांपल कोजेंट होने के ही एग्जांपल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कोजेंट का जो मतलब है वो सिर्फ क्लियर नहीं होता है। क्लियर का तो मतलब होता है बात इजीली समझ आ रही है तो उसे हम जो है वो क्लियर कहेंगे, लेकिन कोजेंट का मतलब होता है बात क्लियर होने के साथ साथ लॉजिकल भी है और कन्विंसिंग भी है। ये होता है किसी चीज़ का कोजेंट होना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने डिफिकल्ट टॉपिक को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, तो एक्सप्लेनेशन कैसा था? क्लियर था। लेकिन स्टूडेंट ने किसी डिसीजन के फेवर में क्लियर लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग रीजंस दिए, उसने जो है वो मतलब कि रीजंस भी बताए, फैक्ट भी बताए, तो उसका आर्ग्यूमेंट कैसा था? उसका आर्ग्यूमेंट कोजेंट था। इस तरीके से हमने समझना है कि क्लियर और कोजेंट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि कन्विंसिंग है, लॉजिकल है या फिर पर्सुएसिव है। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर सबसे पहला हमारा वर्ड दिया गया है कन्विंसिंग। दोस्तों कन्विंसिंग का मतलब होता है जो किसी को किसी आइडिया या फिर ओपिनियन को एक्सेप्ट करने के लिए परसुएड करे, मनाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? कन्विंसिंग हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रिया ने जो है वो अपने पेरेंट्स को ट्रिप पर जाने के लिए इतने कन्विंसिंग रीजंस दिए कि उन्होंने परमिशन दे डाली, तो ये होता है कन्विंसिंग होना कि आप जो है वो अपनी बातों के जरिए, अपने जो है वो मतलब कि रीजंस के जरिए जो है वो किसी को मना लो, इसे हम कहेंगे कन्विंसिंग होना। लॉजिकल का क्या मतलब होता है? लॉजिकल का मतलब होता है जो प्रॉपर रीजनिंग और सेंस पर बेस्ड होता है ना, उसे हम लॉजिकल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसने एक्सप्लेन किया कि होमवर्क पहले कंप्लीट करना बेटर है ताकि बाद में गेम खेलते वक्त टेंशन ना रहे, तो उसका जो रीजन था वो कैसा था? लॉजिकल था। लॉजिकल का फोकस रीजनिंग के करेक्ट और सेंसिबल होने पर होता है। इस तरीके से आप जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला हमारा आता है पर्सुएसिव।
दोस्तों पर्सुएसिव का क्या मतलब होता है, जो किसी को किसी आइडिया को एक्सेप्ट करने या फिर कोई एक्शन लेने के लिए कन्विंस करता है ना, उसे हम पर्सुएसिव कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल कैप्टन ने स्टूडेंट को क्लीनलीनेस ड्राइव में पार्टिसिपेट करने के लिए पर्सुएसिव स्पीच दी ताकि वो जो है वो उस बात के लिए मान जाए। तो ये होता है किसी चीज़ का पर्सुएसिव होना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि पर्सुएसिव यानी क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे एंटोनिम्स को हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों हमारे पास एंटोनिम्स में यहाँ पर कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि वीक है, अनकन्विंसिंग है या फिर इलॉजिकल है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है वीक। वीक का मतलब होता है जिसमें स्ट्रेंथ या फिर जिसमें इफेक्टिवनेस या फिर कन्विंसिंग पावर की कमी होती है, तो उसे हम वीक कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उसका जो लेट होने का जो एक्सक्यूज़ था वो वीक था, यानी कि कन्विंसिंग नहीं था, यानी कि माना नहीं जा सकता था, बहाना सा लग रहा था। ये होता है किसी चीज़ का वीक होना, कमज़ोर होना। अनकन्विंसिंग का मतलब होता है जो चीज़ आपको बिलीवेबल नहीं लगती है या फिर जो चीज़ आपको जो है वो कन्विंस नहीं कर सकती, मना नहीं सकती, पर्सुएसिव ना लगे आपको, तो उसे हम जो है वो अनकन्विंसिंग कह सकते हैं। ठीक है। इलॉजिकल का क्या मतलब होता है, जिसमें जो है वो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग बातें नहीं होती है, जिसमें लॉजिक नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो मतलब कि इलॉजिकल कह सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे हमारे जो है वो हमने एंटोनिम्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी गेव अ कोजेंट एक्सप्लेनेशन फॉर हर डिसीजन। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने अपने फैसले को लेकर जो है वो क्लियर, लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग रीजंस के साथ मतलब कि एक्सप्लेनेशन दिया, यानी कि मतलब कि एक्सप्लेन किया। उसके एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर रीजनिंग थी, इसलिए वो सामने वाले को रीजनेबल और कन्विंसिंग लगी। इस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पर कोजेंट इस वर्ड का यूज़ किया है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डैपल्ड। दोस्तों डैपल का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ का चितकबरा होना, धब्बेदार होना, जगह जगह हल्के गहरे निशान वाला होना या फिर छाया रोशनी से बना हुआ होना। ऐसी सारी चीज़ों को हम जो है वो डैपल्ड कहते हैं। हमारे पास एग्जेक्टिव है, यानी कि डैपल्ड का मतलब होता है किसी सरफेस पर छोटे छोटे इरेगुलर लाइट या फिर डार्क पैचेस या फिर स्पॉट्स का होना, स्पेशली जब लाइट किसी ट्री के लीव से, ब्रांचेस से या फिर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो फिल्टर होकर नीचे आती है। ठीक है। जब आप देखते हो ना कि मतलब कि आप अगर मतलब कि किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो तो लाइट जो है वो मतलब कि जगह जगह थोड़ी मतलब कि पैटर्न में आती है, यानी कि एक साथ जो है वो पूरा मतलब कि सोर्स नहीं आता। तो जब सनलाइट जो है वो डायरेक्टली एक जगह पर इवनली नहीं पड़ती बल्कि लीव्स के बीच से फिल्टर होकर छोटे छोटे ब्राइट या फिर शैडोई पैचेस बना देती है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, तो वैसी लाइट को हम क्या कहेंगे, डैपल्ड लाइट कहा जा सकता है। या फिर कोई चीज़ अगर धब्बेदार है तो उसके लिए भी हम जो है वो डैपल्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर तुम जो है वो पार्क में किसी बड़े से पेड़ के नीचे बैठे हो और लीव्स के जो है वो बीच में से सनलाइट तुम्हारे आसपास ग्राउंड पर छोटे छोटे ब्राइट स्पॉट बना रही है, तो तुम कह सकते हो कि भाई ग्राउंड पर जो है वो डैपल्ड सनलाइट पड़ रही है। वैसे किसी एनिमल की बॉडी पर डिफरेंट शेड्स के मतलब कि इरेगुलर स्पॉट्स या फिर पैचेस हो सकते हैं, तो उसके अपीयरेंस को भी जो है वो मतलब कि डैपल कहा जा सकता है। जैसे कि आपने जो है वो मतलब कि लेपर्ड देखा होगा या फिर जो चीता होता है उसे देखा होगा, उसके जो बॉडी पर एक ऐसे पैटर्न अलग अलग जो है वो मतलब कि धब्बेदार पैटर्न बने होते हैं, तो उसकी बॉडी कैसे होती है, डैपल्ड होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि डैपल्ड का जो मतलब है वो सिर्फ स्पॉटेड नहीं होता। स्पॉटेड का मतलब होता है किसी सरफेस पर जो है वो स्पॉट्स होना या फिर डॉट्स होना, लेकिन डैपल्ड का मतलब होता है यूजुअली इरेगुलर लाइट डार्क पैचेस या फिर स्पॉट का पैटर्न होना। स्पेशली लाइट और शेडोज के कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्यादा यूज़ होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपने जो है वो मतलब कि लेडी बग देखी होगी, मतलब कि एक इंसेक्ट आता है छोटा सा, उसके बॉडी पर जो है वो ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं, तो ये होता है किसी चीज़ का स्पॉटेड होना। ठीक है। लेकिन ट्रीज के जो लीव्स के बीच में से जो सनलाइट आती है, जो जगह जगह पर जो है वो इरेगुलर पैटर्न में पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो होती है डैपल्ड सनलाइट। तो स्पॉट होने में और डैपल्ड होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि स्पॉटेड है, मॉटल्ड है या फिर स्पेकल्ड है। ठीक है। हमारा सबसे पहला वर्ड क्या आता है, स्पॉटेड। दोस्तों स्पॉटेड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी सरफेस पर या फिर बॉडी पर जो है वो स्पॉट्स होना, उसे हम जो है वो मतलब कि स्पॉटेड कह सकते हैं। स्पॉटेड में जो है वो कोई जानवर भी हो सकता है जिसके बॉडी पर जो है वो अलग अलग करके मतलब कि कोई डार्क है, कोई शेड ऐसे फेंट करके जो है वो मतलब कि स्पॉट्स हो सकते हैं, कोई धब्बे हो सकते हैं, जैसे कि डॉग हो सकता है, कोई बिल्ली हो सकती है, तो उसे हम स्पॉटेड कहेंगे। मॉटल्ड का क्या मतलब होता है कि किसी सरफेस पर इरेगुलर पैचेस या फिर मार्क्स का मिक्सचर होना। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि पुरानी वॉल जो है वो उस पर मॉइस्चर की वजह से मॉटल्ड जो है वो पैचेस बन गए थे, यानी कि इरेगुलर जो है वो पैटर्न बन चुका था। इस तरीके से हम कह सकते हैं। स्पेकल क्या इसका क्या मतलब होता है, स्पेकल
स्पेकल का मतलब होता है छोटे छोटे डॉट्स, या फिर जो मतलब कि डॉट से कवर होता है ना, स्पॉट से कवर्ड होता है, उसे हम जो है वो स्पेकल कह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो चेहरे होते हैं, हमारा जो चेहरा होता है ना, उस पर भी हमारे नोज के आसपास, हमारे गालों पर आसपास जो है वो स्पेकल्स होते हैं। स्पेकल्स होते हैं यानी कि छोटे छोटे जो है वो काले कलर के दाग होते हैं। बहुत ही मतलब कि कभी कभी मतलब कि एक तरीके से किसी इंसान के होते हैं, किसी के नहीं होते। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये होता है स्पेकल्ड होना। अब दोस्तों हमारे जो सारे जो है वो हमने सिनोनिम्स डिस्कस कर लिए हैं। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि प्लेन है, यूनिफॉर्म है, या फिर इवन है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्लेन। प्लेन का मतलब होता है जो सिंपल है, बिना किसी दाग धब्बे के है, या फिर जो मतलब कि प्लेन मतलब कि एक तरीके से रेगुलर पैटर्न में, उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने एक प्लेन नोटबुक चूज़ की, ठीक है, यानी कि ऐसी नोटबुक चूज़ की जिसके कवर पर कोई डिज़ाइन नहीं था, ये होता है प्लेन होना। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, जो जहाँ मतलब कि पूरी सरफेस पर सेम या फिर कंसिस्टेंट पैटर्न बना होता है ना, उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। यानी कि एक जैसा पैटर्न बना हुआ होना, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म होना कहेंगे। जैसे कि रूम की वॉल पर जो है वो एक यूनिफॉर्म कलर था, इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसलिए जो है वो वॉल एक जैसी दिख रही थी। ये होता है किसी चीज़ का यूनिफॉर्म होना। अगला हमारा आता है इवन। दोस्तों इवन का मतलब होता है कि बहुत ही स्मूथ, इक्वल या फिर कंसिस्टेंट होना, बिना नोटिसेबल वेरिएशंस के, जिसमें आप जो है वो फ़र्क नहीं बता सकते। ये होता है किसी चीज़ का जो है वो मतलब कि इवन होना। इस तरीके से हम इवन का यूज़ करेंगे। तो ये जो है वो हमारे सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि वी सैट अंडर अ ट्री इन द डैपल्ड सनलाइट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि हम एक जो है वो पेड़ के नीचे बैठे थे, जहाँ पर लीव्स के बीच से सनलाइट फिल्टर होकर आ रही थी। इसी वजह से जो है वो ग्राउंड पर छोटे छोटे ब्राइट या फिर जो शैडोई पैचेस होते हैं वो बन रहे थे। इस तरीके से हमने समझा है कि डैपल्ड यानी क्या होता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सट्रापोलेट। दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर अनुमान लगाना, या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है किसी चीज़ के बारे में, उसको देखकर अगर आप मतलब कि फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाते हो, यानी कि वर्तमान जानकारी से जब आप भविष्य की स्थिति का अंदाज़ा लगा लेते हो ना, तो उसे हम एक्सट्रापोलेट करना कह सकते हैं। यानी कि एक्सट्रापोलेट का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन, डेटा या फिर पैटर्न अभी अवेलेबल है, उसके बेसिस पर फ्यूचर या फिर किसी अननोन सिचुएशन के बारे में एस्टिमेट करना या फिर प्रेडिक्शन करना। जब हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग फैक्ट या फिर ट्रेंड्स होते हैं और हम जो है वो उन्हें आगे एक्सटेंड करके जो है वो गेस करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, तब हम जो है वो एक्सट्रापोलेट यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो कि पहले 3 टेस्ट में जो है वो मतलब कि 70, 75 और 85 जो है वो मतलब कि स्कोर करता है मार्क्स, और टीचर जो है वो इसी इंप्रूवमेंट को देखकर एस्टिमेट करते हैं कि वो अगले मतलब कि टेस्ट में मतलब कि ऑब्वियसली 90 to 95 मार्क्स ला सकता है। तो टीचर ने क्या किया है कि जो भी इंफॉर्मेशन टीचर के पास थी उसके मार्क्स के मतलब कि उसके मार्क्स से जुड़ी हुई, उनको देखकर उन्होंने जो है वो एक तरीके से अंदाज़ा लगाया है कि वो फ्यूचर में जो है वो और भी अच्छा स्कोर कर सकता है। ये होता है किसी को मतलब कि एक्सट्रापोलेट करना। वैसे अगर मान लीजिए कि तुम एक प्लांट को ऑब्जर्व करो और देखो कि वो हर वीक जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो उस ग्रोथ पैटर्न के बेसिस पर तुम एस्टिमेट कर सकते हो कि कुछ जो है वो हफ्तों बाद वो कितना बड़ा हो सकता है। तो ये भी एक्सट्रापोलेशन ही कहा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे पास जो है वो मतलब कि एक यहाँ पर जो है वो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हमें ये बताई गई है कि एक्सट्रापोलेट का जो मतलब है वो सिर्फ गेस करना नहीं होता। गेस करने का क्या मतलब होता है, जहाँ पर आपके पास जो है वो किसी चीज़ को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, आप जो है वो ऐसे मतलब कि हवा में जो है वो तुक्का मारते हो, उसे हम जो है वो गेस करना कहते हैं। यानी कि बिना सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन के ऐसे अंदाज़ा लगा लेना, अपने मन से अंदाज़ा लगा लेना। ठीक है, वो होता है गेस करना। लेकिन एक्स्ट्रापोलेट में जो है वो आपके पास जो है वो कोई डेटा होता है, कोई फैक्ट होती है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, उसको देखकर जब आप जो है वो किसी फ्यूचर इवेंट का अंदाज़ा लगाते हो, तो तब हम जो है वो इसे एक्स्ट्रापोलेट करना कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अगर कहा कि मुझे लगता है कि आज जो है वो बारिश होने वाली है, तो इसमें जो है वो मेरे पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि भाई मैं जो है वो मतलब कि किस बेसिस पर ये बात कर रही हूँ कि आज जो है वो बारिश होने वाली है। ये सिर्फ मेरा एक गैस है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मान लीजिए कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो टेम्परेचर और जो मतलब कि वेदर पैटर्न है वो सिमिलर रहा है, इसलिए जो है वो अवेलेबल ट्रेंड के बेसिस पर जो है वो मैं कह रही हूँ कि भाई यानी कि बारिश हो सकती है। तो ये मेरा एक्सट्रापोलेशन है, यानी कि मैंने एक तरीके से एक्सट्रापोलेट किया है कि बारिश जो है वो क्यों होगी, क्योंकि मैंने देखे हैं कि भाई मतलब कि पिछले दिनों से जो है वो रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, या फिर जो है वो थोड़ी थोड़ी मतलब कि टाइम से जो है वो बारिश होती भी रहती है। तो इस तरीके से ये होता है एक्सट्रापोलेट करना। तो गैस करने में और एक्सट्रापोलेट करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है।
अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि प्रेडिक्ट है, प्रोजेक्ट है या फिर इन्फर है। प्रेडिक्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर फ्यूचर में क्या हो सकता है इसका एस्टिमेशन लगाना, ठीक है, उसे हम प्रेडिक्ट करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़का है आरव नाम का, उसने जो है वो लास्ट फ्यू मैचेस में अपनी परफॉर्मेंस देखकर जो है वो एक तरीके से प्रेडिक्ट किया है कि वो नेक्स्ट मैच में बेटर परफॉर्म करेगा। ये होता है आपका प्रेडिक्शन, प्रेडिक्ट करना, ठीक है। प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है कि करंट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर किसी फ्यूचर अमाउंट, रिजल्ट या फिर सिचुएशन का एस्टिमेशन करना, उसे हम जो है वो प्रोजेक्ट करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई फैमिली है, उन्होंने जो है वो अपना मंथली एक्सपेंसेस यानी कि जो महीने का खर्चा है उसको देखकर जो है वो एस्टिमेट प्रोजेक्ट किया है कि अगले महीने भी उनका खर्चा ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। ये होता है किसी चीज़ का प्रोजेक्ट करना, ठीक है। इस तरीके से हम जो है वो यूज़ करेंगे। इन्फॉर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो हमारे पास अवेलेबल फैक्ट होते हैं या फिर जो भी क्लूज हमारे पास होते हैं उनको जो है वो किसी कंक्लूजन तक पहुंचाना, उसे हम जो है वो मतलब कि इन्फॉर करना कहते हैं। जैसे कि डिटेक्टिव यूजुअली करते हैं ना, सबूत के बिना पर कोई कंक्लूजन देते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा, इस तरीके से हुआ होगा, तो ये होता है इन्फॉर करना, ठीक है। एंटोनिम्स हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि मेजर है, वेरीफाई है या फिर डिटरमाइन है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है मेजर। दोस्तों मेजर का मतलब होता है किसी चीज़ की एग्जैक्ट जो क्वांटिटी होती है या फिर जो साइज़ या फिर जो अमाउंट होता है उसको डिटरमाइन करना, उसे हम जो है वो मेजर करना कहते हैं, ठीक है। वेरीफाई का क्या मतलब होता है? वेरीफाई का मतलब होता है किसी इन्फॉर्मेशन को चेक करके कंफर्म करना कि वो करेक्ट है या फिर नहीं, उसे हम जो है वो मतलब कि वेरीफाई करना कहते हैं। डिटरमाइन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्लियरली एस्टैब्लिश या फिर एक्यूरेटली डिसाइड करना, उसे हम डिटरमाइन करना कहेंगे। जैसे कि डॉक्टर ने जो है वो टेस्ट के रिजल्ट को देखकर प्रॉब्लम का एग्जैक्ट कॉज डिटरमाइन किया। ये क्या होता है? डिटरमाइन करना होता है। यानी कि डिटरमाइन में अवेलेबल जो एविडेंस होता है हमारे पास उसके बेसिस पर हम एक्चुअल आंसर या फिर रिजल्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। यानी कि इसमें अनुमान नहीं लगाया जाता, इसमें जो बातें होती है वो आप बताते हो, ठीक है। कोई चीज़ या फिर कोई एविडेंस देखकर आप जो है वो जो उसमें से आपको लगता है कि ये है वही आप बताते हो, उसमें आप जो है वो कोई मतलब कि एक तरीके से प्रेडिक्शन नहीं कर रहे होते हो। ये होता है डिटरमाइन करना। हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, वी कैन एक्सट्रापोलेट फ्यूचर ग्रोथ फ्रॉम द प्लांट्स करंट ग्रोथ रेट। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्लांट अभी जिस स्पीड में ग्रो कर रहा है ना, उस करंट ग्रोथ रेट को देखकर हम वो फ्यूचर में उसकी ग्रोथ का एस्टिमेट लगा सकते हैं कि भाई वो फ्यूचर में कितना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग ग्रोथ पैटर्न को आगे एक्सटेंड करके फ्यूचर का जो रिजल्ट है उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है, इसलिए हमने जो है वो यहाँ पर एक्सट्रापोलेट इस वर्ड का यूज़ किया है। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्डेसन। दोस्तों कॉन्डेसन ये वर्ब है और इसका मतलब होता है कि किसी को एहसास जताते हुए किसी से बात करना, किसी को अपने से कम समझकर मतलब कि किसी से दुर्व्यवहार करना, नीच समझकर या फिर नीचा समझकर बात करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्डेसन करना हम उसे कह सकते हैं। यानी कि कॉन्डेसन का मतलब होता है कि किसी पर्सन से ऐसे बिहेव करना या फिर ऐसे बात करना जैसे कि वो तुमसे जो है वो लेस इंटेलिजेंट है, लेस कैपेबल है या फिर लोअर लेवल का है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्डेसन करना हम उसे कह सकते हैं। यानी कि जब कोई पर्सन अपने आप को सामने वाले से सुपीरियर समझता है और उसे जो है वो पैटर्नाइजिंग या फिर सुपीरियर एटीट्यूड के साथ जो है वो ट्रीट करता है, तो तब हम कह सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो कैसा है? कॉन्डेसन कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो किसी यंगर स्टूडेंट को डिफिकल्ट टॉपिक समझाते वक्त बार बार कहता है कि तुम इतनी सी सिंपल सी बात भी तुम्हारे दिमाग में नहीं जाती है, यानी कि कितने बेवकूफ़ हो तुम, तो वो क्या कर रहा है कि खुद को जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा है और सामने वाला जो मतलब कि अच्छे से समझ नहीं पा रहा है उसे जो है वो कम आंक रहा है, ठीक है। तो ये होता है कॉन्डेसन करना, ठीक है। वैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन बिगिनर की जेन्युइन क्वेश्चन को आंसर देने के बजाय उसका मजाक बनाता है, उसके यानी कि ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसका क्वेश्चन पूछना ही सिली हो गया, यानी कि उसका मतलब कि बोलने का मतलब ऐसा निकलता है कि यार तुम्हें इतनी सी बातें नहीं पता है, तुम्हें इतनी सी बातें समझ नहीं आती है, यानी कि तुम क्या ही करोगे अपनी लाइफ में। ये होता है किसी को साथ जो है वो कॉन्डेसन करना, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कॉन्डेसन का जो मतलब है वो रूड होना नहीं होता है। रूड का तो मतलब होता है कि बदतमीजी करना, इम्पोलाइट तरीके से बिहेव करना, वो होता है रूड होना। लेकिन कॉन्डेसनिंग का मतलब होता है कि सामने वाले को अपने से इन्फीरियर समझकर सुपीरियर एटीट्यूड में बिहेव करना। इस तरीके से आपको जो है वो डिफरेंस समझना है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने जो है वो किसी फ्रेंड को बिना रीज़न के जो है वो हार्श वर्ड्स बोल दिए, यानी कि मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है वो कठोर या फिर कटु आवाज़ में जो है वो उसने बातें कर ली, तो ये तो रूड बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। लेकिन किसी बिगिनर से कहना कि तुम जैसे बिगिनर्स को क्या ही चीज़ समझ में आएगी या फिर क्या
ही समझ पाओगे, तुम क्या ही कर पाओगे, और उसे जो है वो इन्फीरियर ट्रीट करना एक तरीके से, ये कॉन्डेसनिंग बिहेवियर हो सकता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कॉन्डेसन यानी क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। अब सिनोनिम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि पैट्रोनाइज है, बिलिटिल है या फिर टॉक डाउन टू है। ठीक है, हमारा सबसे पहला वर्ड आता है पैट्रोनाइज। दोस्तों पैट्रोनाइज का मतलब होता है किसी के साथ ऐसा बिहेव करना जैसे कि वो तुमसे लेस कैपेबल है या फिर आपसे जो है वो थोड़ा कम समझदार है। ऐसा जब हम किसी के साथ बिहेव करते हैं तो उसे हम पैट्रोनाइज करना कह सकते हैं। पैट्रोनाइज और जो कॉन्डेसन है इनका दोनों का जो मीनिंग है वो बहुत यानी कि काफ़ी सिमिलर है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारा वर्ड आता है बिलिटिल। दोस्तों बिलिटिल का मतलब होता है कि किसी पर्सन को लेस इंपॉर्टेंट, लेस कैपेबल या फिर लेस वैल्यूएबल दिखाना, उसे हम जो है वो बिलिटिल करना कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रेंड ने जो है वो ड्राइंग कंपटीशन जीता, लेकिन किसी ने उसकी अचीवमेंट को जो है वो बस लक था, किस्मत अच्छी थी, तुक्का लग गया, ऐसा कहकर जो है वो बिलिटिल कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, नीचा समझ लिया। ये होता है जो है वो किसी को बिलिटिल करना। अगला हमारा आता है टॉक डाउन टू। दोस्तों ये एक फ्रेजल वर्ब है, टॉक डाउन करना एक तरीके से। इसका मतलब होता है कि किसी से ऐसे बात करना जैसे कि वो लेस इंटेलिजेंट या फिर इन्फीरियर होता है, तो उसे हम जो है वो टॉक डाउन टू कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि उसने अपने जो है वो यंगर ब्रदर को सिंपल क्वेश्चन पूछने पर टॉक डाउन टू किया, यानी कि इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्ली एक्सप्लेनिंग इट उसने क्या किया, उसे नीचा समझा। इस तरीके से ये होता है टॉक डाउन टू करना। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा है कि हमारे सिनोनिम्स में हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े हैं। अब इसी के साथ हम जो है वो एंटोनिम्स की ओर आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स और आते हैं जैसे कि रिस्पेक्ट है, एनकरेज है या फिर सपोर्ट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिस्पेक्ट। दोस्तों रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी पर्सन की जो वैल्यू है, उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी जो ओपिनियंस है या फिर जो एबिलिटीज़ है, उसकी जो अचीवमेंट्स है, उसको जो है वो इंपॉर्टेंस देना, सम्मान देना, तो उससे हम क्या कहेंगे, रिस्पेक्ट करना कहेंगे। एनकरेज का मतलब होता है कि किसी को कॉन्फिडेंस देना या फिर उससे जो है वो किसी को कम मतलब कि काम जो है वो कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट करना किसी को, उसे हम क्या कहेंगे, एनकरेज करना कहते हैं। यानी कि हम जब किसी को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो वो क्या होता है, एनकरेज करना होता है। तीसरा हमारा आता है सपोर्ट। दोस्तों सपोर्ट का मतलब होता है किसी पर्सन को हेल्प करना, एनकरेजमेंट देना या फिर कॉन्फिडेंस देना, तो उसे हम जो है वो सपोर्ट करना कहते हैं। एक तरीके से सहायता देना, उसे हम क्या कहेंगे, सपोर्ट करना कहेंगे। बहुत ही बेसिक वर्ड था। तो ये जो है वो हमारे सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया गया है, ही कॉन्डेसेंड टू हिज यंगर ब्रदर ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। इस सेंटेंस का मतलब है कि बातों के दौरान जो है वो उसने अपने यंगर यानी कि जो छोटा भाई है उससे सुपीरियर एटीट्यूड के साथ बात की, जैसे कि वो उससे कम इंटेलिजेंट या फिर लेस कैपेबल हो। ठीक है, यहाँ पर कॉन्डेसन का सेंस है कि उसने सामने वाले को इक्वल समझने के बजाय यानी कि थोड़ा छोटा समझ लिया, नीचा समझ लिया। ये होता है कॉन्डेसन का यूज़। ठीक है, इस तरीके से हमने यूज़ किया है। अब इसी के साथ दोस्तों हमारे पास एक लास्ट वर्ड बचता है, उसे भी हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारा लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है अविंस। दोस्तों इसे अविंस प्रोनाउंस किया जाता है और ये वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्रकट करना, यानी कि एक तरीके से रिप्रेजेंट करना, दर्शाना, प्रदर्शित करना, किसी भावना या फिर गुण को जो है वो स्पष्ट रूप से जो है वो लोगों को दिखाना, उससे हम क्या कहेंगे, अविंस का नामों से कहेंगे। यानी कि अविंस का मतलब होता है किसी फीलिंग, क्वालिटी, एटीट्यूड, रिएक्शन या फिर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को अपने वर्ड्स, अपने बिहेवियर या फिर एक्शन के थ्रू क्लियरली शो करना, उसे कहा जाता है अविंस। ठीक है, जब किसी पर्सन के बिहेवियर या फिर एक्शन से उसकी कोई फीलिंग या फिर जो क्वालिटी है वो क्लियरली विजिबल हो जाती है, तो तब हम कह सकते हैं कि उसने अपनी फीलिंग को क्या किया है, अपनी क्वालिटी को या फिर अपनी फीलिंग को अविंस किया है। इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट एग्जाम के रिजल्ट के बाद बहुत ही खुश है और वो बार बार जो है वो स्माइल कर रहा है, अपने फ्रेंड्स को जो है वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बता रहा है और सेलिब्रेशन कर रहा है, तो उसके एक्शंस उसके हैप्पीनेस को क्या कर रहे हैं, अविंस करते हैं। वैसे अगर कोई पर्सन किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में कामली बिहेव करता है, पैनिक के बिना जो है वो मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, तो उसके बिहेवियर में कॉन्फिडेंस और पेशेंस का अविंस है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अविंस का जो मतलब है वो सिर्फ फील करना नहीं होता है। फील का तो मतलब होता है किसी इमोशन को इंटरनली एक्सपीरियंस करना, लेकिन अविंस का मतलब होता है उस इमोशन को जो है वो क्वालिटी को बाहर से शो या फिर डेमोन्स्ट्रेट करना। डिफरेंस होता है दोनों में। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो कि एग्जाम से पहले नर्वस फील कर रहा है, तो वो नर्वसनेस मतलब कि फील कर रहा है, ठीक है, उसे एक्सपीरियंस कर रहा है इंटरनली। लेकिन स्टूडेंट बार बार अपने नोट्स चेक करता है, यानी कि बहुत ही बेचैन रहता है, एंग्शियस एक्सप्रेशन देता है, तो उसका बिहेवियर नर्वसनेस को एविंस करता है। इस तरीके से आप जो है वो दिखाओ, यानी कि मतलब कि जब आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो तब हम जो है वो एविंस का यूज़ करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है।
सिनोनिम्स की बारी आती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि डिस्प्ले है, डेमॉन्स्ट्रेट है या फिर मैनिफेस्ट है। ओके, डिस्प्ले का मतलब होता है किसी फीलिंग को, क्वालिटी को या फिर कैरेक्टरिस्टिक को विजिबली शो करना, उसे हम डिस्प्ले करना कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि बर्थडे सरप्राइज देकर रिया ने अपनी एक्साइटमेंट ओपनली डिस्प्ले की, ये होता है डिस्प्ले करना, दिखाना एक तरीके से। डेमॉन्स्ट्रेट हमारा दूसरा वर्ड आता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एक्शंस या फिर एविडेंस के थ्रू क्लियरली शो करना, उसे हम जो है वो मतलब कि डेमॉन्स्ट्रेट करना कहते हैं। मैनिफेस्ट का क्या मतलब होता है, किसी क्वालिटी, फीलिंग या फिर कंडीशन को क्लियरली विजिबल या फिर नोटिसेबल हो जाना किसी कंडीशन का। ठीक है, उसे हम मैनिफेस्ट करना कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि उसकी स्माइल ने उसकी हैप्पीनेस को क्लियरली मैनिफेस्ट किया, यानी कि उसकी जो स्माइल है उससे उसकी जो खुशी है वो साफ झलक रही थी, ये होता है मैनिफेस्ट करना। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि कंसील है, हाइड है या फिर सप्रेस है। कंसील का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को छुपाना, किसी चीज़ को सीक्रेट रखना, छुपा कर रखना, उसे हम कंसील करना कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा वर्ड आता है हाइड करना। दोस्तों, हाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को दूसरों से छुपा देना या फिर विजिबल ना होने देना, उसे हम जो है वो हाइड करना कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो किसी को सरप्राइज़ देने वाले हो लेकिन उस सरप्राइज़ को आप जो है वो छुपा कर रखते हो, तो उसे हम कंसील करना भी कह सकते हैं, हाइड करना भी कह सकते हैं। सप्रेस हमारा तीसरा वर्ड आता है। सप्रेस का मतलब होता है कि किसी की फीलिंग को, किसी के रिएक्शन को, किसी के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना या फिर दबा देना, उसे हम क्या कहेंगे, सप्रेस करना कहेंगे। ठीक है, उस तरीके से जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो लेकिन आप जो है वो लोगों को दिखा नहीं रहे, तो आपने अपनी फीलिंग को क्या कर लिया है, मन ही मन में दबा लिया है, सप्रेस कर लिया है, ये होता है किसी चीज़ को सप्रेस करना। तो इसी के साथ हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमारे क्लियर होते हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, हर एक्शंस एविंस्ड जेन्युइन कंसर्न फॉर हर फ्रेंड। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसके एक्शन से क्लियरली पता चल रहा था कि वो अपनी फ्रेंड को लेकर बहुत ही मतलब कि जेन्युइनली कंसर्न थी, यानी कि चिंता में थी, यानी कि उसने शायद उसकी हेल्प की, उसकी प्रॉब्लम सुनी या फिर उसका ख्याल रखा, तो इन सारे एक्शंस के थ्रू उसकी कंसर्न मतलब कि क्लियरली शो हो रही थी। तो इस तरीके से हमने समझा है कि ये जो हमारा वर्ड था एविंस, इसका मतलब होता क्या है और किस तरीके से हम जो है वो इसका यूज़ अलग अलग सेंटेंसेस में कर पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको जो सारे वर्ड्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आज का ये जो सेशन है वो यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।